चंद शासकों का मुगलों अथवा दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ संबंध। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चंद्रवंश पढ़ रहे थे हम उस क्लास में, और चंद्रवंश के जितने भी शासक हैं वो हमने पढ़ लिए। तो उस क्लास में जो हमने अंतिम शासक था वो महेंद्र चंद था, कि किस तरह से महेंद्र चंद पर गोरखाओं का आक्रमण होता है, और जो उस टाइम पीरियड का कुमाऊं था, उस पूरे कुमाऊं में महेंद्र चंद के बाद गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चंद्रवंश का प्रशासन देखेंगे कि वो कैसे कैसे अपने साम्राज्य को चलाते थे, उसके लिए कौन से पदाधिकारी नियुक्त किए गए, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये चंद प्रशासन था, ये हमने उसका डायग्राम बनाया है कि किस तरह से चंद प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बांटी गई थी या उनके अधिकारियों को कार्य सौंपा गया था। तो जो पूरा का पूरा चंद साम्राज्य था वो मोटे तौर पर दो भागों में बटा था। एक था राजा द्वारा शासित, दूसरा था सामंतों द्वारा शासित। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो चंद साम्राज्य है उन्होंने साम्राज्यवाद की नीति या साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने अन्य जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उन पर आक्रमण किया और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, जब वो उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, तो जो वो साम्राज्य जहां पर उन्होंने आक्रमण किया है वहां का जो पहले राजा रहा होगा उसी को वहां का कार्यभार सौंप दिया जाता था, और उसी को यहाँ पर सामंत कहा गया है। मतलब कि यहाँ पर क्या था कि चंद साम्राज्य उन्हीं को वहां पर प्रशासन को चलाने के लिए दे देते थे, और बदले में जो सामंत होंगे वो चंद शासकों को कुछ टैक्स दिया करते थे। मतलब कि उनके साम्राज्य को दो भाग में बांट सकते हैं, एक राजा द्वारा शासित, दूसरा सामंतों द्वारा शासित। अब जो ये राजा द्वारा शासित होता था तो इसमें ये कुछ इस टाइप में इस तरह से उस साम्राज्य को बांटा जाता था। जो राजा था, राजा ने अपनी सहायता के लिए या फिर साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ अलग अलग पद बनाए थे, उनको अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया था। अगर इस स्थिति को हम वर्तमान में देखें तो जिस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है देश को चलाने के लिए, वैसे यहाँ पर राजा ने कुछ अलग अलग पद बनाए थे, जिनमें दोस्तों वजीर और बख्शी दो पद ऐसे थे जो हमें मुगल शासकों के यहाँ भी देखने को मिलते थे। हमने पहले पढ़ा है कि जो चंद शासक थे उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। इवन कई शासकों ने तो मुगलों की आधीनता स्वीकार कर दी थी। तो कह सकते हैं ये दो पद वहीं से लिए गए थे। अगर हम वजीर की बात करें तो वजीर साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो कि पूरे साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखता था। उसके बाद दूसरा पद है बख्शी का। बख्शी जो था वो युद्ध में पार्टिसिपेट करता था, मतलब कि जो युद्ध होगा उसमें मुख्य सेनापति का कार्य जो है वो बख्शी देखेगा। तीसरा जो पद बनाया गया था दीवान। दीवान उस साम्राज्य का प्रधानमंत्री कह सकते थे, मतलब कि जो साम्राज्य की आय व्यय या इन चीजों को देखता था। उसके बाद तीसरा था लेखिया दफ्तरी। अब इस लेखिया दफ्तरी को देखें हम तो इस लेखिया दफ्तरी का जो मुख्य ऑफिस जिसे हम कह सकते हैं वो राजधानी में ही होता था। राजा अपने सभी आदेशों को इस लेखिया दफ्तरी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाता था। मतलब कि हम कह सकते हैं जो उनके दफ्तर या ऑफिस रहे होंगे उनका ये महानिदेशक होता था। मतलब कि दफ्तरों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो लेखिया दफ्तरी कहलाता था। तो दोस्तों, जो अगला पद है वो परामर्शदाता का है। ये एक प्रकार की संस्था होती थी जिस संस्था में जोशियों को नियुक्त किया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे चंद्रवंश का जो संस्थापक होता है वो सोमचंद होता है। सोमचंद इस चंद्रवंश की स्थापना के टाइम पीरियड पर ही जोशियों को अपना दीवान या उनको मुख्य पदों पर निर्धारित कर देता है। उसका रीजन ये था, जो जोशी थे वो समाज में उच्च स्थान रखते थे, इसलिए उन्हें जो राजकीय व्यवस्था थी उसमें भी उच्च स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर जो ये परामर्शदाता है, परामर्शदाता में केवल जोशियों को ही नियुक्त किया जाता था। अब उसके बाद जो ये परामर्शदाता होते थे इनकी सहायता के लिए 10 मंत्रियों को भी नियुक्त किया जाता था। उसमें जो मैक्सिमम लिमिट थी मंत्रियों की वो 10 रखी गई थी। केवल 10 लोगों को ही मंत्री पद दिया जा सकता था। उस टाइम पीरियड में इन मंत्रियों को सचिव के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जो ये पूरा का पूरा है, मतलब कि ये जो राजा था, राजा की मंत्री परिषद में सारे लोग शामिल होते थे। उसके बाद दोस्तों, राजा के बाद जो अगली यूनिट थी जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था वो देश का था। अब देश के एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं हम, जैसे कि आपने सुना होगा तल्ला देश, मल्ला देश, पर्वत डोटी का देश, इस तरह से साम्राज्य को बांटा गया था। उसके बाद जो तीसरी यूनिट है वो परगने थे।
तो जो ये परगना था, इस परगने में 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मतलब और भी अधिकारी रहे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़े जो अधिकारी थे वो 2 ही हुआ करते थे। एक का लिखा है हमने, जो सैनिक अधिकारी होता था, मतलब कि जो परगने में सैनिक व्यवस्था थी वो उसके द्वारा देखी जाती थी, और उस पद का नाम था कमांडर। मतलब कि परगने की समस्त सैनिकों की देखरेख या अन्य चीजें कमांडर के द्वारा देखी जाती थी। उसके बाद परगने का जो असैनिक अधिकारी होता था उसे सीकदार कहा जाता था। मतलब कि जो आम जनता है उनकी व्यवस्था करना या उन पर जो अन्य टैक्स लगाना, उनकी देखरेख करना, ये सारा कार्य सीकदार का होता था। उसके बाद दोस्तों परगने के बाद जो अगले स्टेप था वहां पर वो गरखा था। इस गरखे को कई जगह पट्टी भी लिखा गया है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो पट्टियों में विभक्त हुआ है, वैसे ही चंद साम्राज्य भी पट्टियों में विभक्त होता था, और किसी भी एक पट्टी का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था उसे नेगी कहा जाता था। दोस्तों हम देखते हैं कि वर्तमान में नेगी है वो एक जाति सूचक है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर जाति को इंगित करता है, लेकिन चंद साम्राज्य में जो ये नेगी थे ये गरखों के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। चंद साम्राज्य में कुछ जातियां हम ऐसे देखेंगे जो काम के आधार पर बनाई गई थी। जैसे कि एक था कोठारी। अब कोठारी जो जात वो कोठारी लोग थे उस टाइम वो पद थे, वर्तमान में एक जाति के तौर पर हम कोठारी को देखते हैं। कोठारी का काम क्या था कि जो चंद साम्राज्य में जहां पर भी अन्न को एकत्रित किया जाता था तो उस अन्नागार की जो सुरक्षा करते थे उसे कोठारी कहा करते थे। उसके बाद दोस्तों गरखे के बाद जो अगली यूनिट थी वो गांव थी। गरखे के बाद चंद साम्राज्य गांवों में बटा था। अब अगर हम गांव की बात करें तो जिस तरह से वर्तमान में गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रधान होता है, वैसे उस टाइम पर हम आज के प्रधान को सयाना कह सकते हैं। ये हमने सोमचंद के कार्यकाल में ही देख लिया था, जब हमने देखा था कि सोमचंद ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखते हुए अपने साम्राज्य में बूढ़ा या फिर सयाना नामक पद बनाया था। तो ये चंद साम्राज्य के खत्म होने तक ये पद लगातार बना रहा। अब जो ये सयाना पद बनाया गया था, सयाना पद की सहायता के लिए 2 अन्य पद बनाए गए थे। एक का नाम था कोटाल, एक का नाम था प्रहरी। अब अगर हम उस टाइम के सयाना पद की बात करें तो जो इसका मुख्य कार्य था वो था टैक्स को एकत्रित करना। मतलब कि गांव के लोग जो टैक्स देंगे, टैक्स उस टाइम लगभग 1/6 होता था, जिसे हम गल्ला छहाड़ा भी कहा करते हैं। तो 1/6 जो टैक्स अनाज के फॉर्म में दिया जाता था उसको सयाना लेता था, और इस टैक्स व्यवस्था में सयाना की जो हेल्प करता था वो था कोटाल। उसमें सामने लिखा है कि टैक्स या राजस्व मामले सयाना की सहायता कोटाल करता था उसमें। उसके बाद जो अन्य प्रधान या फिर सयाना की सहायता के लिए अन्य जो पद बनाया गया था वो था प्रहरी का। तो इसका तो नाम से ही पता चलता है कि गांव का चौकीदार के रूप में कार्य करता था। उसके अलावा ये गांव में एक डाकिया का भी कार्य देखता था। तो इस तरह से दोस्तों इस चंद साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों चंदों की प्रशासन में जो अगला टॉपिक है वो है चंदों की कर व्यवस्था। चंदों ने जो जनता थे उस पर बहुत सारे कर लगाए थे, जिन्हें 36 भी कहा जाता है। 36 प्रकार के कुल कर लगाए गए थे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम उनको ही पढ़ेंगे। पहला कर था उनका जूलिया कर। जूलिया कर पुलों पर लगवाया जाता था। उसके बाद जो दूसरा कर है वो है सिड़ती कर। सिड़ती कर एक प्रकार का व्यापार कर था जो नगद की फॉर्म पर लिया जाता था। सिड़ती कर को हम पहले पढ़ चुके हैं बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड में, कि बाज बहादुर चंद ऐसा शासक था जो पहली बार सिड़ती कर को लगाता है, और वो ये कर लगाता है भोटिया पर, क्योंकि भोटिया चंद साम्राज्य में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उसके द्वारा ये वाला कर उन पर लगाया गया। तो इस तरह से सिड़ती कर वैसे 2 प्रकार से लगाया जाता था। एक था जो भोटियों पर लगाया जाता था, और भोटिया लोग उस सिड़ती कर को नगद की फॉर्म में देते थे। जबकि अगर कोई उनके अलावा साम्राज्य में कोई व्यापार कर रहा था तो उस पर भी ये कर लगाया जाता था, लेकिन उनको छूट दी गई थी इस कर को पैसे या नगद की फॉर्म में दे या फिर अनाज की फॉर्म में दे। दूसरा था राखिया कर। दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है कुछ राखी से इसका संबंध है। मतलब कि ये कर रक्षाबंधन के टाइम पर लोगों से लिया जाता था। उसके अलावा हिंदू लोगों में जो भी धार्मिक त्योहार होते थे उस दौरान भी राखिया कर लिया जाता था। अगला जो कर है वो है भेंट कर। इस कर में था कि अगर राजकुमार या राजा की भेंट किसी भी जनतावासी से होती है, जनता से होती है, तो उन्हें राजा को या राजकुमार को भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ कर देना पड़ता था, तो उसे भेंट कर कहा जाता था। जो अगला कर है वो है मांगा कर। ये कर तब मांगा जाता था जनता से जब
युद्ध होता था, तो युद्ध के दौरान मांगा जाने वाला कर मांगा कर कहलाता था। उसके बाद जो अगला कर है वो है शाहू। तो साहू कर जो राजा के लेखक होते थे तो उनके लिए जनता से लिया जाने वाला कर शाहू कर कहलाता था। तीसरा जो सातवां जो कर है वो है कटक कर। तो कटक जो कर था वो सेना के लिए लिया जाता था। उसके बाद आठवां कर है कमीनचारी, या फिर इसी को ही सयानचारी कहा गया है। तो ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा है। कमीन या फिर सयाना मतलब कि जो गांव के प्रधान होते थे उन्हें कमीन या सयाना कहा करते थे। तो उनके लिए लिया जाने वाला कर कमीनचारी कर कहलाता था। अगला जो कर है ये डाला कर। तो ये डाला कर भी कमीनचारी कर की तरह ही था। इसमें क्या था कि जो गांव के प्रधान रहे होंगे, जो जब वो टैक्स वसूलने आता था तो उसे भी कुछ अन्न की फॉर्म में कुछ टैक्स दे दिया करते थे, तो उसे डाला कर कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों 10वां कर है जो है मिजहारी कर। तो मिजहारी कर साम्राज्य में जो कामगार रहे होंगे या काम करने वाले श्रमिक होते थे उनसे ये कर लिया जाता था। उसके बाद जो अगला कर है तान कर, इसी को तान कर भी कहा गया है या इसी को टांड कर भी कहा गया है। दोस्तों इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही कर है। ये एग्जाम में पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये हम चंद में ही नहीं बल्कि इसे गोरखा में भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा जब परमार साम्राज्य पढ़ेंगे गढ़वाल का, वहां पर भी ये कर लिया जाता था। तो इसमें क्या है कि बुनकरों से लिया जाने वाला कर टांड कर कहलाता था। उसके बाद जो अगला कर है वो है न्योवाली कर। तो जो ये न्योवाली कर था ये जो न्याय मांगने आते थे राजा के पास उनसे लिया जाता था। वैसे भी हमने चंद साम्राज्य में पढ़ा है कि न्योवाली और बिस्टाली नामक 2 अदालतें बनाई गई थी। तो उसमें जो न्योवाली है वो एक तरह का टैक्स भी था जो न्याय मांगने आता था, उनसे लिया जाता था। उसके बाद जो 13वें नंबर का टैक्स है तो वह है रोल्या देवल्या। दोस्तों ये कर राजा के द्वारा जनता से इसलिए लिए जाता था कि जब भी राजा के यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो उसके लिए वहां पर पशु बलि देनी पड़ती थी। ये वाला कर पशु बलि के लिए लिया जाता था, मतलब कि इस कर में राजा जनता से बकरे, मुर्गे इत्यादि को लेता था। अगला कर है वो है मौकर। मौका मतलब ये गढ़वाली शब्द है जिसका मतलब होता है मवासा या फिर परिवार, मतलब कि प्रत्येक परिवार या मवासे से लिया जाने वाला कर मौकर कहलाता था। उसके बाद अगला कर है भात कर। तो अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड के लोगों में जो खाद्यान्न है उसमें चावल सबसे लोकप्रिय है। यहाँ के लोगों को चावल बहुत पसंद है। तो उस टाइम पीरियड में या अभी भी हम देखते हैं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है या फिर शादी समारोह होता है तो वहां पर भात या फिर चावल अवश्य बनाया जाता है। तो जब भी जिस भी कार्य में चावल या भात बनाया जाएगा तो उस कार्य से टैक्स लिया जाता था जनता से, तो उसे भात कर कहते थे। उसके अलावा जो 16वां कर है ये है भैंस कर। इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति भैंस पालेगा तो उससे कुछ फिक्स अमाउंट कर दी गई थी कि प्रत्येक भैंस पर इतना कर लिया जाएगा। उसके बाद जो 17वां कर है वो है गाय चराई कर। ये नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति जंगल में गाय या भैंस चराने के लिए जाता है तो उनसे भी कर लिया जाता था, तो उस कर को गाय चराई कर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अगला टॉपिक है वो है चंद शासकों का मुगलों अथवा दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ संबंध। तो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है जो दिल्ली दरबार में जाता है, और दिल्ली दरबार में उस टाइम तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक में भी फिरोज शाह तुगलक था। तो मतलब कि जो ज्ञानचंद है वो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। उसके बाद अगला शासक आता है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो कुमाऊं की जनता है उन पर एक नया कर लगाता है जो था जजिया कर, और जजिया कर ये औरंगजेब की विश्वसनीयता हासिल करने के लिए लगाता है। उससे पहले औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहां, उनके साथ भी इसका अच्छा संबंध था। तो मतलब कि जो ये बाज बहादुर चंद है ये शाहजहां और औरंगजेब के साथ इसके अच्छे संबंध थे। दोस्तों वैसे जो 2 और पहले और दूसरे शासक की हम बात करें तो ये ऑर्डर वाइज लगाए गए हैं। किस आधार पर? कार्यकाल के आधार पर कि चंद वंश में जो गरुड़ ज्ञानचंद था वो सबसे लंबे समय तक शासन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बाज बहादुर चंद। ये सेकंड हाईएस्ट टाइम पीरियड तक चंद वंश में शासन करता है। उसके बाद तीसरा जो शासक आता है रुद्रचंद। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये अकबर के साम्राज्य में जाते हैं, मतलब ये अकबर का समकालीन था, और बाद में रुद्रचंद ही अकबर की आधीनता ग्रहण कर लेता है।
उसके बाद जो चौथा शासक था वो था जगत चंद। जगत चंद बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। ये बहादुर शाह प्रथम को कुछ भेंट भेजता है। उसके बाद जो अगला शासक है वो है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के बारे में कहा जाता है कि जहांगीरनामा में इसका वर्णन किया गया है, मतलब कि लक्ष्मी चंद जहांगीर के समकालीन था। तो ये चंद वंश के 5 ऐसे शासक हुए हैं जिनका या तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध थे या फिर मुगलों के साथ संबंध थे। दोस्तों उसके अलावा अगर हम वो शासक देखें जो कुमाऊं के थे और गढ़वाल के शासकों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, मतलब उस दौरान उनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, ऐसे 2 ही शासक देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि चंद वंश में जो भी नया शासक बनता था वो शासक बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण गढ़वाल पर ही करता था। और अगर हम इन 2 शासकों की बात करें तो इन 2 शासकों की भी मजबूरी थी जिसके कारण इन्होंने गढ़वाल शासकों के यहाँ शरण ली। त्रिमल चंद क्या था? त्रिमल चंद के कार्यकाल में या त्रिमल चंद के शासक बनने से पहले उसके कार्यकाल में विद्रोह उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इस त्रिमल चंद को गढ़वाल के शासक श्याम शाह के यहाँ शरण लेनी पड़ी। उसके बाद जो अगला शासक है वो है कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ की ये मजबूरी थी कि इसके कार्यकाल में रोहिलाओं ने आक्रमण कर दिया था, जिस कारण इसे वहां से गढ़वाल की तरफ भागना पड़ा। और गढ़वाल में उस टाइम प्रदीप शाह शासक था। तो मात्र 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गढ़वाल शासकों के साथ अच्छे संबंध थे, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी दोनों की मजबूरी थी। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है चंद राजवंश के पतन के मुख्य कारण। वैसे तो इनके पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन अगर मुख्य कारणों की बात करें तो हम इन 4 को ले सकते हैं। इन 4 में से जो पहला कारण था वो था अयोग्य उत्तराधिकारी। अगर हम चंद वंश के प्रारंभिक शासकों की बात करें जिसमें सोमचंद था, बाज बहादुर चंद था, गरुड़ ज्ञान चंद था, रुद्रचंद था, ये बहुत ही अच्छे और कुशल शासक थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देवी चंद का कार्यकाल शुरू होता है वहां से लगातार चंद वंश का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। देवी चंद पहला अयोग्य शासक वहां पर माना जाता है। वो अपनी जनता पर कंट्रोल नहीं रख पाए और उसके अलावा जो उनके दरबार में लोग थे उन पर भी कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसके कारण उनका साम्राज्य का पतन होता गया। उसके बाद दूसरा रीजन वही है कि कुछ शासक चंद वंश में ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपस में ही सत्ता को हासिल करने के लिए युद्ध करते हैं। उसके अलावा जो इनका मेन कारण जो अगला था वो था कि उनके दरबारी उन पर हावी हो गए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मोहन सिंह रौतेला नामक एक व्यक्ति था, वो सेना में वहां पर वो साम्राज्य में तख्ता पलट कर देता है, जिसके कारण वो अगला शासक बन जाता है। उसके बाद तो धीरे धीरे लगभग पूरा चंदवंशी समाप्त हो गया था। उसके बाद जो अगला रीजन है वो है गढ़वाल एवं डोटियों के साथ संघर्ष। अगर हम इन दोनों में से देखें तो गढ़वाल शासकों के साथ जो संघर्ष हुआ है उसके लिए मुख्यतः चंद वंश के शासक ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही पहले युद्ध की पहल करते थे और मोस्टली हार जाया करते थे या फिर उस युद्ध में उनका बहुत सारा धन व्यय हो जाता था। तो एक ये रीजन भी रहा कि उनका राजकोष खाली होता रहा। उसके अलावा डोटियों की बात करें तो डोटियों के साथ तो इनका 12 वर्षीय युद्ध चला था। तो एक रीजन ये था कि धीरे धीरे वहां पर भी उनका पतन होने लगा। अगला है वो है रिक्त राजकोष। इसमें क्या था कि जो चंद वंश के अंतिम शासक थे वो भोग विलास में लिप्त रहते थे, जिसके कारण वो अपने राजकोष को खाली करते रहे। और लास्ट टाइम पे जब राजकोष की ज्यादा जरूरत थी, जब गोरखाओं को वहां पर आक्रमण हुआ ताकि वो सेना एकत्रित कर पाए, लेकिन राजकोष में इतना पैसा था ही नहीं कि महेंद्र चंद एक बड़ी सी सेना गठित कर पाए। जिसके बाद पूरा का पूरा जो चंद साम्राज्य या कुमाऊं की मैं बात करूं वो गोरखाओं के अधीन चला गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो पूरा का पूरा चंद राजवंश है उसको पढ़ लिया। उसमें हमने 62 शासक पढ़े हैं, उसके बाद उनका प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है, उन्होंने कौन कौन से टैक्स लगाए, किस किस चंद शासक का मुगलों या फिर गढ़वाल के शासकों के साथ अच्छे संबंध थे, तो वो हमने लगभग आज की क्लास में पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।